तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसी वोकल मिक्सिंग मिस्टेक्स की बात करने वाला हूं जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना बिकॉज मैंने कुछ मजेदार एग्जांपल्स की मदद से उनके सॉल्यूशंस बताए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जब भी वोकलिस्ट आपको एक से ज्यादा लेयर्स भेजते हैं मिक्सिंग के लिए, मैंने देखा है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पैनिंग कर लेते हैं, हार्मनीज और कोरस लेयर्स जो है उनको लेफ्ट राइट कर देते हैं और लीड वोकल्स को सेंटर में रखते हैं और फिर अपनी मिक्सिंग शुरू करते हैं। अब इसको इस एग्जांपल से देखो कि मान लेते हैं कि टोटल 10 लोग हैं और आपको उनमें से 2 टीम्स बनानी है, यानी आसान भाषा में हर टीम में 5-5 लोग होने चाहिए। तो क्या आप उन 10 लोगों को रैंडमली बांट दोगे दोनों टीम्स में, या फिर हर इंसान से उनका एक्सपीरियंस पूछोगे और देखोगे कि कौन सा इंसान किसके साथ ज्यादा कंपैटिबल है? सेम वे अगर हम मिक्सिंग की बात करें तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी थर्ड हार्मनी है, कौन सी फिफ्थ हार्मनी है, कौन सी ऊपर वाले ऑक्टेव पे ली हुई हार्मनीज है, कौन सी कोरस लेयर्स है, और उसके बाद बिना किसी भी लेयर को पैन करे सबसे पहले आप चेक करोगे कि कौन सी लेयर्स हैं जो कंपैटिबल है लीड वोकल्स के साथ। सो यहाँ पे कंपैटिबल से मेरा मतलब सिंपली ये है कि कौन सी लेयर ज्यादा क्लैश कर रही है लीड वोकल्स के साथ और कौन सी लेयर कम कर रही है। एक बार आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो जो क्लैशिंग हो रही है उसको फिक्स करना है बिना किसी भी लेयर को पैन करे। और एक बार जब सारी लेयर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगे, आपस में ग्लू करने लगे, उसके बाद आप पैनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पैनिंग पहले कर देते हो तो आधे से ज्यादा जो क्लैशिंग हो रही थी वो आपको सुनाई नहीं देगी, और आप जब अपने हेडफोन्स पे या स्टूडियो मॉनिटर्स पे गाने को सुनोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कोई भी क्लैशिंग नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही आपका गाना मोनो डिवाइसेस पे प्ले होगा, चाहे मैं फोन्स की बात करूं, ब्लूटूथ स्पीकर्स की बात करूं, वहां पे जो क्लैशिंग है वो काफी क्लियरली सुनाई देगी और हो सकता है कि आपके गाने को खराब साउंड करवाए। अब जो दूसरी मिस्टेक है, ये भी अगेन मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, जो कि सिंपली ये है कि गेन स्टेजिंग को इग्नोर करना। मेरे को आज भी जब भी क्लाइंट स्टेम्स भेजते हैं मिक्सिंग के लिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उनको अपने सॉफ्टवेयर में डालता हूँ, एक बार प्ले करता हूँ और देखता हूँ कि उनका जो सम है, बेसिकली हमारा जो मास्टर चैनल है, वो कितने लेवल पे पीक कर रहा है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो मास्टर चैनल है वो +2 पे क्लिप कर रहा है, या फिर मान लेते हैं कि वो क्लिप नहीं कर रहा लेकिन स्टिल -3 पे अपनी पीक शो कर रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हर इंडिविजुअल चैनल का गेन कम करता हूँ, और वो तब तक करता हूँ जब तक मेरा जो मास्टर चैनल है उस पे कम से कम -8 dB का हेडरूम ना मिले। सो वैसे तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका जो स्टीरियो आउट है वो -8 ही शो करना चाहिए मिक्सिंग से पहले। अगर वो -10 भी करता है या -6 भी करता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये भगवान क्या जुल्म है। हमारा जो मेन एम है गेन स्टेजिंग से वो सिंपली ये है कि हमारे पास सफिशिएंट हेडरूम रहे, ताकि हम जब भी मिक्सिंग करने बैठे उसके अंदर इफेक्ट्स डालें, सैचुरेशन डालें, पैरेलल प्रोसेसिंग करें, रिवर्ब डिलेस का यूज करें। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका हेडरूम कम होने लगेगा, और ऐसा ना हो कि मास्टरिंग करने से पहले आपके पास हेडरूम ही ना बचे। बिकॉज जितने भी प्रोफेशनल मास्टरिंग इंजीनियर्स हैं इस इंडस्ट्री में, अगर आप उनको एक मिक्स सेंड करते हो मास्टर करने के लिए जिसमें 3-4 dB से भी कम हेडरूम है, तो उनमें से बहुत सारे लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। मैंने इतने सारे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छा मिक्स करते हैं गाने को, लेकिन हेडरूम ना होने की वजह से वो इतने सारे लिमिटर्स और क्लिपर्स यूज करते हैं, जिस वजह से उनके ट्रैक के जो डायनामिक्स है वो कहीं ना कहीं चेंज होने लगते हैं और उनके पास वो फुल कंट्रोल नहीं रहता मिक्सिंग स्टेज में। अब अगर हम तीसरी मिस्टेक की बात करें तो इसको वैसे तो मैं मिस्टेक नहीं बोलूंगा बिकॉज ये एक सब्जेक्टिव चॉइस है, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने वोकल्स पे कंप्रेशन से पहले EQ डाल देते हैं। तो वैसे तो EQ पहले करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से देखो कि मान लेते हैं आपके पास एक गाने में 2 एलिमेंट्स है, एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीट हो गई और एक हो गए लीड वोकल्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो इलेक्ट्रॉनिक बीट है उसके जो डायनामिक्स है वो काफी ज्यादा कांस्टेंट है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि उसको ज्यादा कंप्रेशन की नीड नहीं है। वेरस अगर आप वोकल्स को ध्यान से देखो तो उसके वेव फॉर्म देख के समझ आ रहा है कि उसमें कितने सारे उतार चढ़ाव हैं। आसान भाषा में वो सिग्नल इतना ज्यादा डायनामिक है कि जब आप उसकी लेवलिंग करने लगो, हो सकता है कि कुछ पार्ट्स लाउड सुनाई दे तो कुछ पार्ट्स म्यूजिक में छुप ही जाए। अब यहाँ पे अगर आप बीट में पहले EQ डालते हो और उसके बाद कंप्रेशन करते हो तो उसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं वोकल्स की बात करूं, अगर आपने उसमें पहले EQ डाल दिया, मान लेते हैं आपने क्लीनिंग कर दी, बेसिक टोन शेपिंग कर दी, फिर नेक्स्ट स्टेज में जैसे आप उस पे कंप्रेसर डालोगे वो कहीं ना कहीं उसके डायनामिक्स को चेंज कर देगा। और ज्यादातर जो कंप्रेसर्स होते हैं उनमें अपनी खुद की एक टोन होती है, अपना खुद का एक कलर होता है, जिस वजह से हो सकता है कि आपके वोकल्स की टोन चेंज हो जाए। तो फिर से आपको उसके बाद एक EQ डालना पड़ेगा और अपनी टोन को फिक्स करना पड़ेगा। वेराज मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, जो भी मेरी डायनामिक सिग्नल्स होते हैं, चाहे मैं वोकल्स की बात करूँ, गिटार्स की बात करूँ, बेसिकली जो भी लाइव रिकॉर्डेड चीजें होती है उनमें मैं सबसे पहले कंप्रेसर डालता हूँ और पहले तो अच्छे से लेवलिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक EQ डालता हूँ जिसमें मैं क्लीनिंग भी कर लेता हूँ, टोन शेपिंग भी कर लेता हूँ, और कहीं ना कहीं गाने को फाइनलाइज करना भी काफी आसान हो जाता है। अब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कंप्रेसर ही पहले डालना है अपने वोकल्स पे। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको पता चल जाएगा कि अपने वोकल्स पे पहले EQ डालना है या कंप्रेसर। सबसे पहले क्या करो, अपने वोकल्स को जो वॉल्यूम फेडर्स हैं उनकी मदद से बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि वोकल्स कुछ पार्ट्स में एकदम से लाउड हो जाते हैं और कुछ पार्ट्स में धीमे हो जाते हैं और फेडर्स की मदद से आप अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने वोकल्स को म्यूजिक के साथ, दैट मींस कि उनको पहले कंप्रेशन की जरूरत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके पास वोकल रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी आती है या फिर जो सिंगर गा रहे होते हैं उनके डायनामिक्स काफी ज्यादा कंट्रोल्ड होते हैं, उस केस में हो सकता है कि कंप्रेशन की कम जरूरत पड़े और सबसे पहले आप EQ की मदद से क्लीनिंग और टोन शेपिंग करो। अगली जो मिस्टेक है ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। क्या बात कर रहे हैं?
और ये तो मैंने अपनी अकेडमी में भी देखा है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को EQ कंप्रेशन के असाइनमेंट्स देता हूँ, उनमें से बहुत सारे लोग इस स्टेप को मिस कर देते हैं, जो कि है सिंपली वोकल्स को क्लीन करना। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो उन गैप्स की बात कर रहा हूँ जो कि दो लाइंस के बीच में आता है, बिकॉज वहां पे हो सकता है कि आपको स्टैटिक नॉइज मिले, लिप्स की साउंड मिले, इवन कुछ ऐसी ब्रेथ्स मिले जो कि अजीब साउंड कर रही है, या फिर हो सकता है कि आधी कटी हुई हो, तो उनको भी ठीक करना जरूरी है। इसके अलावा काफी बार ऐसा भी होता है जब आपके सिंगर्स गा रहे हो, उनका मुंह जो है वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है, और मैंने तो देखा है कि बहुत सारे लोग पानी पीना भी अवॉइड करते हैं रिकॉर्डिंग के बाद। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जब वो गा रहे होते हैं तब भी आपको कुछ पॉप्स और क्लिक्स सुनाई देते हैं जो कि उनके मुंह से आते हैं। तो क्योंकि ये जो आर्टिफैक्ट्स है ये आपके वोकल्स के साथ आ रहे हैं और किसी भी गैप में नहीं आ रहे, तो आप इनको सिंपली रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे प्लगइन्स आते हैं, जैसे कि आइसोटोप का RX डिक्लिक हो गया। उसको मैं बहुत सारे गानों में यूज करता हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको मैं सीधा मास्टर पे ही डाल देता हूँ। अब अगर मैं आखिरी वोकल मिक्सिंग मिस्टेक की बात करूँ तो वो सिंपली है सीधा अपनी स्टेम्स को इंपोर्ट करके वोकल्स पे प्रोसेसिंग शुरू कर देना। सो वोकल पे एक भी प्लगइन डालने से पहले दो चीजें हैं जो आपको मेक श्योर करनी है कि आपने की हुई है। सबसे पहला है पिच करेक्शन, बिकॉज अगर आपके सिंगर की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है और उन्होंने कुछ ऑफ नोट्स हिट किए हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी प्लगइन नहीं है जो कि उसको ब्लेंड कर सकता है म्यूजिक के साथ। जो नेचुरल ब्लेंड आपको पिच करेक्शन की वजह से फील होता है उसको कोई भी प्लगइन रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने वोकल्स को पिच करेक्ट कीजिए, चाहे आपको ऑटो ट्यून डालना है, चाहे आपको मेलोडाइन करना पड़ रहा है। और उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है सिंपली म्यूजिक को क्लीन करना, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग जब रॉ स्टेम्स को सुनते होंगे आपको ये फील होता होगा कि वोकल्स तो हाईलाइट नहीं हो पा रहे हैं, वोकल्स की एनर्जी काफी लो लग रही है इन कंपैरिजन टू द म्यूजिक, और आप सिंपली क्या करते होंगे, सीधा वोकल्स पे प्लगइन्स डालना शुरू कर देते होंगे। तो उससे क्या होता है, वोकल्स हाईलाइट तो हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो म्यूजिक के एलिमेंट्स क्लैश कर रहे थे वोकल्स के साथ, वो चीज कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं होती बल्कि छुप जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने म्यूजिक को क्लीन कीजिए, देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपके वोकल्स के साथ क्लैश कर रहे हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसीज आप उनमें से रिमूव कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज होगा कि आपके वोकल्स को अब स्पेस मिलना चालू हो गई है और वो खुल के सुनाई दे रहे हैं। तो इनकेस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या आप में से किसी ने ये वाली गलतियां करी हैं। ऑल द बेस्ट। भाई मैं तो अपने वोकल को पहले पैन करता था फिर उनपे प्लगइन डालता था, लेकिन तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अच्छा, क्या बात है। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ, पूछ। अगर सिंगर ने सिर्फ 2 ही लेयर रिकॉर्ड करके भेजी है तो उसके साथ क्या करेंगे? सही है। तो इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसी वोकल मिक्सिंग बाल आ गया यार मुंह में। एसी का रिमोट उधर है क्या? तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या आप में से किसी ने ये वाली गलतियां की हुई है या आज भी करते हैं। ये नहीं, बड़ा नेगेटिव से एंड हो गया। ऑल द बेस्ट बोलूंगा ना फिर उसके बाद।